अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ काला गुलाब पार्ट 2। अबीजान उठिए ना, देखिए ना अबीजान, आपकी हुंज़ा आपके पास वापस आ गई है। अबीजान आंखें खोलिए, अभी मैंने आपको कल ही तो कहा था मैं आपसे मिलने बहुत जल्द आ रही हूँ, तो मुझे क्यों छोड़ गई अबीजान। अबीजान जागिए ना अबीजान, ना करें अबीजान, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैंने नहीं खाया अपने वालिदैन को, मेरी चची मेरी वजह से नहीं मरी। अबीजान आप मुझे छोड़ के मत जाइए, उठ जाइए ना अबीजान, खुदारा अबीजान मुझे यतीम ना करे, मैं रो रही हूँ अबीजान, मुझे मारे डांटे लेकिन जाए तो ना मुझे छोड़ के, मत जाइए अबीजान, छोड़ो छोड़ो कहाँ, छोड़ो कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी अबीजान को। अपने लेकर अबीजान को आपने नहीं लेकर जाओ इन्हें, इनके बगैर नहीं रह सकती, खुदारा ना ले जाओ मेरी अबीजान को। वो रो रही थी। अचानक सारा मंजर बदला, वो वहशी इसके करीब आ रहा था। आतिफ भाई मुझसे दूर रहे, कितनी मर्तबा कहा है भाई ना कहा कर, वो इसके बाल दबोचे बोला। आतिफ भाई, इसने इसके मुंह पे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो ज़मीन पर गिर गई और इसका होठ भी फट गया और खून बहने लगा। बहुत बहुत भाई कहने का शौक़ है ना तुझे, आज तेरे सारे शौक़ निकालता हूँ। आतिफ का हाथ इसके दुपट्टे की तरफ बढ़ा। मंजर फिर बदला, इसकी चची इसके सर पे तेल लगा रही थी। पर्दा और हया औरत का सबसे बड़ा जेवर होता है और इसके अलावा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ भी कह रही थी और इसके इर्द गिर्द इसकी चची, अबीजान, आतिफ सब घूमने लगे। मेरी गुड़िया इतनी प्यारी है, भाई कहने का शौक़ अभी उतारता हूँ तेरा। वो एक ज़ोरदार चीख के साथ जागी। वो पसीने में शराबोश थी, इसकी सांसें उथल पुथल हो रही थी, उसकी आँखों में वाज़ह वहशत थी। क्यों? वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखी, फिर सर घुटने में देकर रोने लगी। जब तुम्हें तकलीफ़ हो ना तो रोना मत, और अगर रोना चाहो तो अल्लाह के सामने रोना। उसके कानों में गूंजी ये आवाज़। उसने झटके से सर उठाया और जानमाज़ बिछा के उस पर दुआ करने किसी हालत में बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी। क्यों अल्लाह मियाँ, क्यों आपने मुझे इतना बदकिस्मत क्यों बनाया अल्लाह जी, क्यों आप तो हमसे 70 माओ जितना प्यार होता है, तो मेरे साथ ये जुल्म क्यों अल्लाह जी। वो शिकवा करने लगी जब इसके कानों में फिर अबीजान की आवाज़ गूंजी। बच्चे शिकवा नहीं करते, तुम किस बात का दुख करती हो। अरे शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हें कितनों से बेहतर बनाया है, तुम्हें कितनों से अफजल मकाम दिया है, तो तुम शिकवा किस बात का करती हो। ये नाशुक्री है और हम तो नाशुक्री करने वाली कौम नहीं। मैं किस चीज़ का शुक्र करूं, उस ज़िंदगी का जिसमें कांटे ही कांटे हैं। इसके कानों में फिर अपनी आवाज़ गूंजी। तो यही तो ज़िंदगी है, इन कांटों से गुजर जाओ क्योंकि आगे फूल ही फूल है। लेकिन अगर तुमने बीच में ही घुटने टेक दिए तो आगे तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ बचेगी। काश अबीजान, काश मेरा ज़र्फ़ आप जैसा हो पाता, काश। वो कितनी ही देर इसी पोजीशन में आंसू बहाती रही, इस बात से अनजान कोई कितनी लगन से इसे देख रहा था। जब वो अपने आंसू साफ करके उठ गई तो रायान होश की दुनिया में लौटा। वो पानी के लिए उठा था जब उस तस्वीर के पास से गुजरते इसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन हुंज़ा के कमरे की जानिब बढ़ा, लेकिन खिड़की पे हुंज़ा को जायनमाज़ पे रोते देख के वहीं रुक गया। इसके चेहरे पे अजीब सी कशिश थी, अजीब सा नूर था जो रायान को अट्रैक्ट कर रहा था। इसने बहुत से हसीन चेहरे देखे थे मगर किसी में इतनी अट्रैक्शन नहीं थी। फिर जब वो उठ गई तो रायान भी गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते मुड़ गया। पूरी रात वो हुंज़ा को सोचता रहा और सही से सो भी ना पाया। अब इसे पछतावा ही हो रहा था क्योंकि इसे देखने बैठ गया था। नाश्ते के बाद अमल इसे हवेली के पीछे बगीचे में ले आई और रायान भी कुछ हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा। इस वक्त वो हुंज़ा को याद नहीं करना चाहता था, इसलिए अमल की नॉन स्टॉप चलती ज़बान से लुत्फ़ उठा रहा था। भाई, आपको पता है ग्रैनी ने यह बगीचा कितने सालों की मेहनत के बाद बनाया। वो माली को इसका
वो माली को तो इसे हाथ भी नहीं लगाने देती, खुद इसके सारे काम करती है। वो बागीचे में एक तरफ लगे झूले पर बैठ गई। भाई झूला दे दो ना, वो मासूमियत से बोली तो रायान उसे झूला देने लगा। अमल, बाकी बच्चियां सिर्फ खाने के टाइम मुझे नजर आती है। वजह? इसने माथे पर हाथ मारा। इतनी जल्दी आपको ये सवाल याद आ गया? इन सब का कुछ ना कुछ शौक है, जैसे पेंटिंग, राइडिंग, तो वो सब अपने अपने कोर्स के लिए चली जाती है और रात को ही लौटती है। और कुछ सिलेबस कोर्स कर रही होती है जो अंदर बैठी होती है। और तुम वेली हो, रायान मुस्कुराकर बोला, जिस पे अमल ने मुंह बनाया। हम शाही लोग हैं, इसलिए ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते, वो एक नाज से बोली। अच्छा, तो फिर आप वेली महारानी ही हो, वो मजाक में बोला। नहीं, इस बाग का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। रायान ने एक नज़र पूरे बाग पे डाली। इसको ख्याल की ज़रूरत है? गजब खुदा का तो गजब खुदा का तो, और नहीं तो क्या। इनको रोज़ पानी ना मिले तो ये मुरझा जाएं। देखे, मैंने कल पानी नहीं दिया तो कैसे मुंह निकल आए हैं इनके। रायान इसकी बात पे बेइख्तियार हंसा। अमल झूले से उतरी और एक तरफ से कोई पाइप खींच कर लाई। तो अब तुम इन्हें पानी दोगी? तो और नहीं तो क्या। आगे आगे कल आपको घुमाने के चक्करों में मैं इनको भूल ही गई। वो पाइप से वो पानी पौधों पे मारती गिराते हुए बोली। थोड़ी देर रायान इसे देखता रहा, फिर इसके जहन में शैतानी ख्याल आया और उसने फ़ौरन अमल के पीछे कुछ फासले पे पाइप पर पाँव रख दिया। अचानक पानी रुकने से अमल चौंक के पाइप को देखने लगी। अभी वो मुड़ने ही वाली थी कि रायान पाइप से हट गया और पानी के अचानक हमले ने अमल को भिगो दिया। वो गुस्से से मुड़ी जहाँ रायान इसे देखकर हंस रहा था। अमल ने पाइप का रुख उसकी तरफ किया तो इस बेचारे की हंसी को ब्रेक लग गई। अमल, स्टॉप इट यार। अमल, ऐसा ना करो। वो पूरा का पूरा भीग गया जब अमल ने पाइप नीचे किया। अमल से पंगा नॉट चंगा। वो पाइप को इसकी जगह पे रख के अंदर चली गई। पीछे रायान ने भी अपने बाल झाड़े और गहरा सांस हवा के सुपुर्द करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। इसके जहन में फिर से इसी लड़की का राज हो चुका था। वो किचन में आया जहां अमल पिंकी के साथ खासा माँ जी की कोचिंग में कुकिंग कर रही थी। अमल, ग्रैनी कहाँ है? वो शेल्फ से टेक लगा के बोला। गांव में फौतगी हुई है, इसमें गई है, अब कल तक ही आएंगी, अमल मसरूफ़ से अंदाज में बोली। अचानक रायान के जहन में एक आइडिया आया और वो अमल को घसीटते बाहर लाया। भाई, क्या मसला है? मैं आटा गूंद रही थी, वो हाथ छुड़वा के झाड़ते हुए बोली। अमल, इस लड़की को इसकी चार दीवारी से बाहर निकाले। किसको? हुंजादी को। अमल, जो पहले बेध्यानी से इसे सुन रही थी, हुंजा के जिक्र पे आंखें फाड़े रायान को घूरा। हाँ, वो मज़े से बोला। भाई, कितने साल हो गए मैं दी को बाहर नहीं ला सकी, आप कल के आए इनको बाहर लाएंगे। रायान ने मुंह बनाया। बेटे, तुम हो और मैं। चलो, आज तुम्हें रायान की पावर दिखाता हूँ। अच्छा सुनो प्लान। उसने अमल को सारा प्लान बताया, जिस पे वो आंखें फाड़े उसको देखने लगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड भाई? आप जो कह रहे हो ना, इसमें पकड़े जाने पे शहादत पक्की है, वो दांत कचकचा कर बोली। बेटा, मैं इतने हल्के काम नहीं करता। अब मिस हुंजा को बाहर तो लाना ही है, वो बाएं आंख का गोशा दबाते हुए बोला। भाई, सोच लो, ये सही होगा? उसने इस्बात में सर हिलाया और प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए चल पड़ा। चाह के अमल को भी इसका साथ देना ही पड़ा। रात का वक्त था, वो सो रही थी जब इसे अपने हाथों पे किसी का लम्स महसूस हुआ। अचानक इसके चेहरे पे पसीना आने लगा। इसने खौफ से आंखें खोली, लेकिन इसकी आंखों के सामने बदस्तूर अंधेरा ही था। वो तो अंधेरा करके नहीं सोती थी। इसका जिस्म लरजने लगा। इसने अपने हाथों को जंबिश देने की कोशिश की, मगर इसके हाथ बंधे हुए थे। अब मुंह पे भी टेप लग गई थी। फिर किसी की हल्की सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। ये उठ गई है, अब इनको कहो कि खड़ी हो। अमल ने इस्बात में सर हिलाया और हुंजा को बिठाते हुए बोली, प्लीज़ खड़ी हो जाए। हुंजा ने नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। रायान ने नकली चाकू अमल की तरफ बढ़ाया और इशारा किया, जिसके तहत उसने चाकू हुंजा के गले पे रख दिया। उतरे। वो बदस्तूर नफ़ी में सर हिलाती रही। इसकी पट्टी गीली होना शुरू हो गई थी, यानी वो रो रही थी। अमल रायान के पास
आई और सरगोशी नुमा अंदाज में बोली, भाई ना करो, वो रो रही है। रायान ने इसे चुप रहने का इशारा किया। देखिए, अगर आप नहीं उठी तो मुझे मजबूरन आपको उठाना पड़ेगा और मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं चाहेंगी। इसकी बात पे हुंजा का रोना पल भर को थमा और वो लरसते कदमों से खड़ी हो गई। अमल ने इसको इसके बाजुओं से पकड़ा और रायान के पीछे पीछे इसे लिए चल दी। थोड़ी देर बाद वो सब रुक गए। रायान के इशारे पे अमल ने हुंजा के हाथ खोल दिए और आंखों से भी पट्टी हटा दी। हुंजा ने अपनी खौफजदा नज़रें रायान की नज़रों में गाड़ी, लेकिन रायान इन आंखों की खूबसूरती का ताब ना ला सका और इधर उधर देखने लगा। वो कहते थे कि आंखों में एक जादू सा है, इस बात से अनजान आंखें तो मुकम्मल नशा है। सॉरी दी। अमल इसके सामने कान पकड़ के खड़ी हो गई। इस वक्त वो तीनों बागीचे में मौजूद थे। सियाह रात में तारे जगमगा रहे थे। हुंजा ने बारी बारी दोनों को देखा फिर नजरें ज़मीन पे गाड़ दी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लहजे में लड़खड़ाहट और नमी दोनों थी। लड्डू खिलाने लाए हैं। रायान की बात पे अमल खिलखिला दी, जबकि हुंजा और खौफजदा हो गई। बीबी, हम तुमको खाते नहीं, हम वहशी नहीं हैं, रायान ने से घूरते हुए कहा, जो किसी खौफजदा हिरनी की मानंद लग रही थी। हमेशा की तरह काले जोड़े और काले दुपट्टे में सरापाए हुस्न का मुजस्समा रायान के दिल को बगावत पे मजबूर कर रही थी। मुझे वापस जाने दे, वो अपने होंठ काटते हुए बोली। लड़की, तुम इंसान ही हो ना कि कोई चुड़ैल उड़ैल हो? रायान शरारत से बोला। मुझे जाने दे। रायान ने इसकी बात उचकली। बेचारी अमल तो कभी बेचारी हुंजा की शक्ल देखती, कभी अपने पागल भाई की। नहीं देते। अब बताओ, अंदर कौन सी सदी का खजाना पड़ा है जिसकी हिफाजत तुम करती हो? आप समझते क्यों नहीं मुझे? रायान ने फिर बात काटी। यार, क्या एक ही रट लगाई हुई है? मुझे जाने दे। तुम्हें घुटन नहीं होती अंदर? रायान थोड़ा करखत हुआ तो हुंजा के आंसू में रवानगी आ गई। ओए रो मत यार। रायान ग्रैनी की करखत आवाज़ पे अमल और रायान को जैसे सांप सूंघ गया। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। भाई, शहीद होने के लिए तैयार हो जाइए। अमल अपने एक हाथ के नाखून दूसरे हाथ की हथेली में खबोसते हुए लहजे में बोली। इस वक्त वो दोनों ग्रैनी के कमरे में मुजरिमों की तरह खड़े थे। नवाबजादे, अपनी करतूत की वजाहत करोगे? ग्रैनी करखत आवाज़ में बोली। ग्रैनी, हम तो इसे खुली फिजा में लाए थे और आपने हम पे ही केस 313 दर्ज कर दिया। रायान मुंह बना के बोला, जिसपे ग्रैनी ने उसे अपनी स्टिक से ज़ोर से मारा। ग्रैनी, ये तशद्दुद है। वो बिलबिला ही उठा। अच्छा, तो एक लड़की को रात के 12 बजे कमरे से ज़बरदस्ती बाहर लाना और उसके एहतजाज पर आंखें दिखाना तुम्हारी नज़र में नेकी है? ग्रैनी गुस्से में बोली। ग्रैनी, इस तरह तो वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही है। वो उसकी ज़िंदगी है रायान दिलावर, और उस पे पूरा हक है। तुम किस हैसियत से इस पे हक जमा रहे हो? ग्रैनी हुनूज गुस्से में थी। मगर रायान। ग्रैनी की बात पे रायान के दिल में एक आवाज़ उठी, जिससे रायान ने बेइख्तियार नज़रें चुराई और दिल को डपट दिया। और तुम इसे दी कहती हो? और ये हरकत? अपनी उम्र देखो और काम पढ़ाई कुछ करती नहीं, सारा दिन आवारागर्दी में गुजार देती हो। अब ग्रैनी की तोपों का रुख अमल की तरफ था। ग्रैनी, उन्होंने फोर्स किया था, और तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना। उसने फोर्स किया और उसके नक्शे कदम पर चल दी। ग्रैनी की बात पे इसने सर झुका दिया। कहती भी तो क्या कहती? ग्रैनी, अगर मैं कहूँ कि मैं इसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहता हूँ तो? लाख दिल को समझाने के बावजूद दिल अपनी बात मनवाने से बाज ना आया। ग्रैनी ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। अमल, जाओ और सो जाओ, कल से तुम्हारी ट्यूशन वाली बाजी तुम्हें पढ़ाने के लिए आएगी। बट ग्रैनी, अमल एहतजाज करने लगी। जब ग्रैनी ने बस एक नज़र उस पर डाली और वो खामोशी से बाहर चली गई। अब वो रायान की तरफ मुड़ी। रायान, ये तुम्हारी म्यूज़िक वर्ल्ड नहीं है जहाँ तुम्हारी बादशाहत हो। ये इसकी ज़िंदगी है। रायान, इस बच्ची की जिसको प्यार भी मिला मगर आधा अधूरा, उसके लिए वो जगह इसकी आखिरी पनाहगाह है जहाँ वो ख़ुद को आज़ाद महसूस करती है। तो फिर तुम्हें क्या मसला है? ग्रैनी, वो सिर्फ़ एक कमरा है, इधर वो आज़ाद कैसे हो सकती है? माना ये उसकी लाइफ है, बट इसको सुधारना इसकी सराउंडिंग लोकेटेड पीपल की ज़िम्मेदारी है।
ये कहाँ का इंसाफ हुआ? एक इंसान कुएं में छलांग मार रहा है तो क्या आप उसे मरने दोगी कि वो उसकी ज़िंदगी है? वो दलाइल दे रहा था अपनी दिल की मर्जी पे। तो तुम क्या कर सकते हो? ग्रैनी ने थक के पूछा। उसको ज़िंदगी की तरफ लाने की एक कोशिश, बस आपकी इजाज़त चाहिए, वो धीरे से मुस्कुराकर बोला। रायान, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? रायान ने ग्रैनी की बात पे सर झुका दिया और रज के अपने दिल को गालियां दी। पता नहीं तो पीछे हट जाओ। अब के ग्रैनी का लहजा सपाट था। क्यों? रायान चौंका। मैं इसे इस अजियत में ढकेलना नहीं चाहती रायान, जहाँ से वो बमुश्किल निकली है, और मैं इसे इस अजियत में जाने नहीं दूंगा, वो धीरे से बोला, फिर ग्रैनी की तरफ झुका। इजाज़त है? ग्रैनी ने इसके सर पे शफकत भरा हाथ फेरा और कहा, ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी नसीब करे। अगली सुबह वो नाश्ते के बाद फिर से सो गया और फ़ोन की आवाज़ पे उसकी आंख खुली। हस्बे तौका इसकी मॉम का फ़ोन था। इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वो अमल को ढूंढने लगा। बिला आखिर अमल उससे मिल गई पढ़ते हुए। रायान को जी भर के हंसी आई, मगर जब्त कर गया। वो अमल को फारिग होकर बागीचे में आने का इशारा करके खुद हुंजा के कमरे की जानिब बढ़ गया। जब वो हस्बे तौका नमाज पढ़ रही थी, रायान कमरे में मौजूद चेयर ज़मीन से एक पर बैठ गया। हुंजा ने सलाम फेरा, फिर दुआ मांगी, मगर जैसे ही जानमाज उठाकर मुड़ी से देख के ठटकी, फिर अचानक हौले हौले लरजने लगी। और स्टॉप इट, छुक रेलगाड़ी, सिट हियर, वो बड़े दोस्ताना अंदाज में बोला। लेकिन हुंजा को टस से मस ना होते देख के इसे ये बात बाखूबी समझ आ गई कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। हुंजा बीबी बैठेंगी कि मैं बिठाऊं? इसकी बात कारामद साबित हुई। हुंजा छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने मौजूद चेयर पर आ बैठी। हाँ जी, तो जैसा कि हमारी पहली मुलाकात कोई इतनी खुशगवार नहीं थी, और दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं, लिहाजा आज हम खुल के बात कर सकते हैं सुकून से। वो फिर से दोस्ताना लहजे में बोला। लेकिन मुझे आपसे बात करनी ही नहीं, हुंजा धीरे से मगर सख्त लहजे में बोली। अरे आप तो मुझे जाने दे, मुझे अकेले छोड़ दे के अलावा कुछ भी नहीं बोलती, वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। प्लीज़ मुझे तंग ना करें। उसने हुंजा की बात काटी। मुझे पता है यार, लेकिन क्या हम फॉर्मल होने के बजाय नॉर्मल नहीं हो सकते? नहीं, लफ्ज़ी जवाब आया। एज़ यू विश, उसने कंधे उचकाए। और बताओ, इधर सारा दिन क्या करती हो? उसके लहजे पे ना चाहते हुए भी हुंजा ने घूरा। अरे तुम्हें तो घूरना भी आता है, वो कहकर खुद हंसने लगा। आप मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? वो चिढ़ के बोली। यार बस भी करो, दो एक ही जुमला कह कह के थकती नहीं तुम? नहीं, लफ्ज़ी अल्फाज में फिर से जवाब आया। अच्छा, कल आउटिंग का प्लान बनाते हैं। शौक से करेंगे लेकिन मुझसे दूर। शौक से करे लेकिन मुझसे दूर रहे, वो एक ही लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली। अरे तुम्हारे लिए ही तो आउटिंग रखी है, वो कह के खड़ा हो गया। कल तैयार रहना, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। होप सो यू अंडरस्टैंड, और अदरवाइज। वो बात अधूरी छोड़कर कमरे से निकल गया। पीछे हुंजा का मुंह खुला का खुला रह गया। अब ये कौन सी आजमाइश है अल्लाह जी? वो झूले पे झूल रहा था जब अमल इतना बड़ा मुंह लिए बागीचे में आई, बकौल रायान के। ये तुम्हारा इतना बड़ा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये तुमने इतना बड़ा मुंह क्यों बनाया हुआ है? रायान ने अपनी हंसी जब्त करके बोला, जिस पे अमल ने उसे घूरा। कारनामे आपके और सज़ा मैं भुगत रही हूँ। यानी सीरियसली? अब के वो दिल खोल के हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? तुम्हारी शक्ल इस वक्त किसी लतीफ़े से कम नहीं लग रही, वो कहकर फिर से हंसने लगा। यू आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, वो चीखने के अंदाज में बोली। आई एम द बेस्ट आई नो, डोंट नीड टू मैंशन, वो अपने बाल सेट करते हुए बोला। बड़ी कोई ढीठ मिट्टी के बने हैं आप। अमल कहाँ पीछे रहने वाली थी। अच्छा छोड़ो, पते की बात सुनो। कल मिस हुंजा हमारे साथ गांव घूमने चलेगी। इसकी बात पे अमल तंजिया अंदाज में मुस्कुराई।
भाई दिन में ख्वाब देखना कब छोड़ेंगे, जब तुम फजूल हाँकना छोड़ोगी। उसने भी दो बदू जवाब दिया। वो नहीं आएंगी, वो चिढ़कर बोली। तो हम ले आएंगे, वो मज़े से बोला। मैं इस मर्तबा आपके किसी प्लान में आपका साथ नहीं दूंगी, वो रायान को घूर के बोली। तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है मिस, बस गाड़ी का इंतज़ाम कर दो, वो सरसरी अंदाज में बोला। ड्राइवर चचा को ग्रैनी ने आपकी वजह से छुट्टी दे दी, अब गाड़ी वहाँ मौजूद है, आपकी भी बाहर ही गाड़ी खड़ी हुई है, जो चाहिए ले जाइएगा, वो कहती अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे रायान का मुंह बन गया। सीरियसली? हाँ बच्चे, व्हाट इज़ यू डूइंग? इनके अंदाज पे वो खिलखिलाई। चची, इट इज़ व्हाट आर नॉट व्हाट इज़। चची ने मुंह बनाया। मैं नहीं बोलनी, इसने बीच में टोका। चची पंजाबी नहीं बच्चे, तो मुझे क्यों दूसरी ज़बानें सिखा रही है, वो बड़ा सोच सोच कर बोली। चची जब मैं बड़ी होंगी ना तो बहुत सारा पढ़ लिख के आपको परदेस ले जाऊंगी, फिर वहाँ पंजाबी थोड़ी ना चलती है। मैं नहीं जाना किसी परदेस वरदेस। जिस तरह बोली हुंजा खिलखिला दी। ये तो वक्त बताएगा। वक्त देखे ना चच्ची, वक्त ने मुझे सब दिखा भी दिया और सिखा भी दिया। क्या ज़रूरी था वक्त अपना जुल्म मुझ पे आजमाए? क्या मुझे वो खुशियाँ नहीं दे सकता था? तुम्हें किसने कहा वक्त जालिम है? अभी जान आटा गूंदते बोली। वक्त जालिम ही तो है, उसने मुझसे मेरा सब तो ले लिया। हुंजा शेल्फ पे बैठी पाँव हिलाते हुए बोली। तुमसे तुम्हारा सब कुछ वक्त ने नहीं किस्मत ने लिया है, और किस्मत का लिखा तुम तब तक बदल नहीं सकती जब तुम्हारे अंदर सच्ची लगन ना हो। इसका मतलब किस्मत जालिम है? नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी जालिम नहीं होता जब तक आप उसको मौका ना दो। लेकिन मैं तो तब बच्ची थी, तो मौत तो हर एक को आनी है। एक दिन हमने भी चले जाना है, फिर मेरे मरने पे बहुत से लोग शुक्र मनाएंगे कि बला टली। अबीजान ने हुंजा को घूरा। किसी के मरने पे कोई शुक्र नहीं मनाता बेटा, अफसोस होता है, और हर इंसान के लिए ऐसा कोई ना कोई होता है जो इसकी याद में रोए। तो मेरे लिए भी कोई रोएगा? नहीं अबीजान, मेरे मरने पे कोई नहीं होगा, क्योंकि दूसरों की मौत पे अफसोस करने के लिए मैं बनी हूँ। दरवाजे पे दस्तक ने इसकी माजी की यादों से इसे बाहर निकाला। हाँ जी, तो आप अभी तक तैयार नहीं हुई ना? वो बड़े मज़े से इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया और कुर्सी पे बैठकर इसका मुआयना करके बोला। किस लिए? वो सपाट लहजे में बोली। अरे तुम्हें तो भूलने की भी बीमारी है। चलो कोई नहीं, आज हमने सैर के लिए जाना था। इसने बीच में बात काटी। तैयार हो जाओ वरना मुझे। इसने दफातन बात अधूरी छोड़ दी और इसकी तरफ मुस्कुराहट पास करी। आप मुझे सॉरी टू से यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। हुंजा की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन इस वक्त रायान इसके आंसुओं से पिघलना नहीं चाहता था। इसको हुंजा को इस चार दीवारी से निकालना था। थोड़ी देर हुंजा बेबसी से इसे देखती रही, फिर खामोशी से उड़ गई। आपने तैयार नहीं होना? रायान ने इसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देख के कहा। नहीं, लफ्जी जवाब, और रायान कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। मैं आया, वो कहता गाड़ी से बाहर निकल गया। रायान का इस वक्त दिल किसी दीवार में सर मारने का कर रहा था। वो हुंजा को ले तो आया था, मगर हाल ऐसा ही था जैसे अकेले आया हो। ना तो कुछ बोल रही थी, ना कहीं उतरने का कहा, बस अपनी ही सोच में मगन थी। अभी भी वो अपनी ही सोच में थी जब उसने गला खंगार कर उसे मुतवज्जा की नाकाम कोशिश की। यार तुम इंसान भी हो कि नहीं? खामोशी। मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं यहाँ अगर खुद से बातें करने के लिए ही आया था, फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत? रायान ने से घूरा, लेकिन इसके कान में जैसे जू तक ना रेंगी हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ मोहतरमा। तो मैंने तो नहीं कहा था मुझे साथ लाइए, आपका शौक़ था, आप भुगते। वो सपाट लहजे में इसे बहुत कुछ बावर करवा गई। ओके, मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती ले आया, मगर मोहतरमा अब कुछ इंजॉय तो कर लो। मेरी मेहनत ज़ाया करोगी? सॉरी टू से बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसको इतनी साफ अंग्रेज़ी बोलते देख के पल को वो हैरान हुआ, मगर जल्द ही संभल गया। ग्रैनी, आपने सबको ट्रेंड किया हुआ है। फिर गहरा सांस लेकर
गाड़ी से उतरा और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। इसने सवालिया निगाहों से रायान को देखा। उतरो राया, उतरो, रायान ने हुक्म सादिर कर दिया। अगर मैं कहूँ नहीं तो? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़ के बोली। तो तुम मुझे मुझसे बेहतर जानती हो। वो मुस्कुराया और इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि हुंजा कपकपा उठी। ये सड़क है, आप मुझे उंगली भी नहीं लगा सकते। इसकी बात पे उसने नफ़ी में सर हिलाया। पहली बात मिस हुंजा, आप बोल भी लेती हैं, इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात, रायान दिलावर और शहज़ेब अगर चाह कुछ करने की ठान ले तो इसे कोई इंसान तो रोक नहीं सकता। अब के हुंजा दरवाजे से इसका हाथ हटाती बाहर निकल आई और रायान ने फतही मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा बंद किया। अब वो इसकी जानिब मुड़ा जो बुत बने खड़ी थी। चले मोहतरमा, कि इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो चल पड़ी। इसके फंक्शंस मुझे ढीले लगते हैं। उफ़, रायान किस चक्कर में फंस गया तो वो सोचते इसके पीछे चल पड़ा। वैसे तुम रोबोट हो क्या? ये कहा तो ये कर लिया, अपनी कोई चॉइस ही नहीं। नो रिस्पॉन्स। अच्छा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जहर, लफ्जी जवाब आया। ओह, तो अभी तक खाया क्यों नहीं? वो मज़ाहिया अंदाज में बोला। दस्तयाब नहीं हुआ। ओहो, नो टेंशन। तो टेंशन की बात नहीं, मैं कल ही तुम्हारे लिए ले आऊँगा, बस तुम खा लेना। वो आगे से खामोश रही। थोड़ी देर बाद शाम ढलने लगी। लेकिन रायान को ये बहुत अजीब लगा कि अब हुंजा का जिस्म हौले हौले लरज़ रहा था। इतनी गर्मी में इसे सर्दी लग रही थी। रायान ने सोचते अपनी जैकेट उतारी जो वो शौकिया पहनता था, और जैसे ही उसने उसे पहनाने लगा वो करण खा के मुड़ी और एक थप्पड़ भी मुफ्त में जड़ दिया। रायान का तो मुंह खुला ही खुला रह गया। मेरे से दूर रहे, वो उंगली उठाते बोली, मगर इसकी उंगली भी वाज़ेह तौर पर लड़खड़ा रही थी। लेकिन रायान उसे थप्पड़ ने इतना हैरान नहीं किया था जितना इसके टेम्परेचर ने किया था। तुम्हें बुखार है? वो इसकी तरफ बढ़ा जब वो पीछे होने लगी। देखो, मुझसे दूर रहो। अब के रायान ने इसको एक बाजू से पकड़ा और दूसरे से इसके माथे पर हाथ रखा। शिट, तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है। चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। रायान ने इसकी तमाम तर मज़ाहमत इग्नोर करते इसे गाड़ी में बिठाया और हवेली के टेलीफोन पे कॉल किया। लेडी डॉक्टर का पता किया। अब इसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। वो इसे हवेली ले आया था और अमल की मदद से इसे कमरे तक पहुँचाया। डॉक्टर ने इसके चंद दवाइयाँ लिख के दी हैं जो रायान ने ले तो ली, लेकिन अब सारा मसला ये था कि वो बीमारी की भी हालत में दवाइयाँ नहीं ले रही थी। इस काम के लिए ग्रैनी कारगर रही। अब रात को इसके पास रहने की ड्यूटी अमल जी की थी। रात के न जाने कौन से पहर इसकी आँख खुल गई और दिल हुंजा को देखने के लिए बेकरार हो गया। वो भी इसे एक नज़र देख के वापस आने का पुख्ता इरादा करके चल दिया। अभी वो इसके कमरे के करीब पहुंचा ही था इसे हल्की हल्की सिसकारियों की आवाज़ आने लगी। वो फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। बेड पे एक तरफ अमल बेसुध सोई हुई थी और दूसरी तरफ हुंजा का चेहरा पसीने में तर था और वो हौले हौले लरज़ रही थी और बंद आँखों से आंसू जारी थे। रायान को इसकी हालत देखकर तशवीश सी हुई। वो जैसे ही बेड के थोड़ा करीब आया उसे महसूस हुआ कि वो कुछ बड़बड़ा भी रही है, और थोड़ा और करीब हुआ तो उसे टूटे फूटे अल्फाज में समझ में आया, मैं कातिल हूँ, मैंने मार दिया उसे मैंने मार दिया। वो बार बार यही जुमला दोहरा रही थी। अब के रायान से रहा ना गया और धीरे से पूछ बैठा, किसको? आतिफ को अबीजान। वो नीम बेहोशी की आलम में शायद इसे कोई और ही तसव्वुर कर रही थी, लेकिन रायान अभी इसकी ज़िंदगी के ग्रह खोलना चाहता था। किस लिए? अबीजान वो मैंने सिर्फ उसे खुद से दूर किया और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। शायद वो वापस नींद की वादियों में उतर गई थी। रायान की नींद उड़कर रह गई। वो धीरे से उठा और अपने कमरे में आकर बेड पे गिरने से अंदाज में लेट गया। आतिफ मार दिया, कातिल हुंजा के अल्फाज हथौड़े की तरह इसके सर में बज रहे थे। हुंजा, तुम एक ऐसी पहेली हो जिसको सुलझाने के लिए मुझे इसमें उलझना होगा। अमल हुंजा को नाश्ता करा के डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहाँ खिलाफ तौका अभी तक ग्रैनी और रायान बैठे थे। खैरियत
अमल जैम स्लाइस रायान की प्लेट से उठा के बोली। अल्लाह बेहतर जाने, ग्रैनी बड़बड़ाई। हाँ तो बरखुरदार क्या बात करनी है? ग्रैनी ने सवालिया निगाहों से इसे देखा, जो पिछले 15 मिनट से ग्रैनी को बिठाए कोई बात करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ग्रैनी मैं ना वो ना। अरे क्या मैं ना वो ना लगाई हुई है? सीधे सीधे बोलो, क्या करना है, क्या कहना चाहते हो? ग्रैनी चिढ़ के बोली। मैं हुंजा से शादी करना चाहता हूँ, वो रवानगी से बोला, जिसपे ग्रैनी एक पल को हैरान रह गई। फिर अगले ही पल इनका चेहरा सपाट हो गया। नामुमकिन, ग्रैनी ने लफ्जी जवाब दिया। क्यों ग्रैनी? मैं इससे मैरी करना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? कोई एक नहीं, बहुत से है। और सबसे पहली बात, हाँ मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा है तो तुम्हारी शादी का फ़ैसला वही कर सकते हैं, और वो लाजमा तुम्हारे लिए कोई मॉडर्न लड़की ही लाएंगे, लेकिन कोई हुंजा की तरह लड़की वो पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं इन दोनों को मना लूँ तो? वो आंखों में एक चमक लिए बोला। तो भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हुंजा कभी तैयार नहीं होगी। ग्रैनी, इसको इस वक्त किसी ऐसे शख्स की सपोर्ट की ज़रूरत है जो इसे इसके पूरे कद के साथ खड़ा कर सके। मैं इसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसकी शख्सियत को दोबारा तामीर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो राज़ी नहीं हुई तो? मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं। तुम्हें क्या लगता है रायान, इस लड़की ने पैदाइश के बाद से ही अपनी शख्सियत को टूटते देखा है, तो तुम क्या इसकी शख्सियत जोड़ोगे? अगर उसने भी हाँ कर दी तो? रायान ने जैसे हार मानते कहा। नहीं करेगी, आप फ़र्ज़ ही कर ले, वो चिढ़कर बोला। तो जब दूल्हा दुल्हन राज़ी तो क्या करेगी ग्रैनी? वो कहकर उड़ गई। पीछे अमल ने इसे घेर लिया। क्या सीन है भाई? लड़की पसंद भी कर ली छुपके छुपके, और हमें खबर भी ना हुई। रायान ने इसे घूरा। तुम्हारे ट्यूशन वाली बाजी आ गई है, जाओ पढ़ो, वो इसे पुचकारने के स्टाइल में बोला और कमरे की जानिब चल दिया। वो पीछे से चिल्लाई, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो अब आगे क्या होगा? रायान उसे मना पाएगा? रायान अपने मम्मी पापा को कैसे मनाएगा? और क्या रायान उससे शादी करेगा? हुंजा अपनी तकलीफ़ों से, अपने माजी के हालात से बाहर लौटेगी? ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।